इसी बीच आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों के हंगामे के आसार पूरे हैं। सीएम ने विपक्षी दलों से चर्चा का आह्वान किया है। विपक्षी दलों से सूखे, बाढ़ पर चर्चा का आह्वान किया गया है। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की यहां कोशिश होगी। सत्र से पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा। तो आपको बता दें, मानसून सत्र का आगाज आज से होगा और पूरे आसार हैं कि हंगामेदार ये सत्र रह सकता है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाएगा विपक्ष, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, सूखे का मुद्दा हो। लेकिन हालांकि ये अपील की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि शांतिपूर्वक इस सत्र को चलाया जाए, लेकिन हर बार इसी तरीके की अपील होती है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। यहाँ पर सत्र से पहले ही विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। एसके हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। एसके, आज का दिन बेहद खास है, मॉनसून सत्र का आज से आगाज है, लेकिन उससे पहले विपक्ष अपनी पूरी रणनीति बना चुका है। हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है, लेकिन सत्र से पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि सत्र को सुचारू चलाया जाए, जिसको लेकर कल जब विधानमंडल दल की बैठक हुई थी उस दौरान ही अपने विधायकों को, मंत्रियों को बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि सत्र के दौरान एक बड़ी अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दे, क्योंकि एक बड़ी अपडेट मिल रही है। मॉनसून सत्र से पहले सपा का धरना और नारेबाजी देखी जा रही है। सपा विधायकों ने शुरू किया प्रदर्शन। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास सपा विधायकों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं ये सपा विधायक, यानी कि सत्र शुरू होने से पहले ही सपा के तमाम विधायकों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। एसके, अब इसको किस तरीके से देखा जाए? सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह अपील की थी कि शांतिपूर्वक इस सत्र को चलाया जाए, लेकिन जो रुख फिलहाल सपा विधायकों का नजर आ रहा है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। प्रदर्शन अभी से शुरू हो गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है जो इस विधानसभा सत्र के दौरान वो उठा सके। सीधे तौर पर लगातार सपा की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर अपना मैसेज दिया जाए, ताकि लोगों के बीच एक मैसेज जाए कि सपा लगातार उनके सवालों को उठा रही है। सीधे तौर पर हम देखें तो बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दे हैं। हालांकि मणिपुर के मुद्दे को लेकर भी हंगामा होने के आसार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक पहले ही विधानसभा पहुंच चुके हैं और जो रणनीति है समाजवादी पार्टी की सरकार को सदन के अंदर घेरने की, तो कहीं न कहीं वो दिखाई दे रही है। क्योंकि सदन 11 बजे से शुरू होगा, हालांकि उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 10:45 पर मीडिया से बात करेंगे, जिसमें वो अपनी चीजें भी रखेंगे। सरकार किस तरीके से इस सदन को आगे बढ़ाएगी, किन किन मुद्दों को लेकर सरकार अपनी बात रखेगी, अगर विपक्ष कोई चीजें रखता है तो उसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। हालांकि विधानसभा की तरफ से भी जो आज की कार्यसूची है वो जारी की जा चुकी है। मतलब सीधे तौर पर हम कार्यसूची की बात करें तो उसमें उन चीजों का जिक्र होता है कि किस किस विधायक को किन किन सवालों को पूछने की अनुमति आज की डेट में दी गई है और उनके जवाब जो संबंधित मंत्री हैं या सरकार की तरफ से क्या दिया जाने वाला है, तो उन सभी की जो कार्यव्रत सूची होती है वो भी जारी हो चुकी है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं विपक्ष को यह मालूम है कि ये सदन के दौरान अगर वो कोई हंगामा करते हैं या कोई प्रदर्शन करते हैं तो सीधे तौर पर उसका मैसेज दूर तक जाता है। यही एक वजह है कि जहां जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उस दौरान भी सरकार की तरफ से विपक्ष को साथ रहने, साथ ही साथ सदन की कार्यवाही को सुचारू चलने, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और सदन की कार्यवाही को बाधित न करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि उस दौरान जरूर विपक्ष ने कहा था कि वो किसी तरीके की कोई ऐसे हंगामे नहीं करेंगे, हालांकि उनके विधायकों को बोलने का मौका दिया जाए, जो उनके सवाल हैं उनका जवाब सरकार दे। लेकिन कहीं न कहीं ये तस्वीरें बता रही हैं सीधे तौर पर अगर हम देखें कि विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है और सीधे तौर पर इन प्रदर्शनों के जरिए, इन मैसेज लिखे स्लोगन्स के जरिए कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अपनी मंशा को साफ कर रही है कि जब सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें वहां भी दिखाई देंगी। जी बिल्कुल एसके, क्योंकि तकरार होता है लेकिन तकरीर भी होनी चाहिए और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया था कि इस सत्र को शांतिपूर्वक ढंग से चलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी हम तक साझा की।
आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में आज पेश होगा दिल्ली सेवा बिल। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में पेश करेंगे ये बिल। विपक्ष के कई सांसद करेंगे इस बिल का विरोध। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है, यानी कि सभी को कहा गया है कि खास तौर पर उपस्थित रहें। लोकसभा से दिल्ली सेवा बिल को मिल चुकी है हरी झंडी। अब यहां पर इंतजार राज्यसभा का रहेगा और इस दौरान पूरा फोकस आम आदमी पार्टी का ये रहेगा कि उनके पक्ष में ये चीजें हो और इस बिल को पास ना किया जाए। तो जो अग्नि परीक्षा है वो राज्यसभा में होनी है और यही वजह है कि यहाँ पर व्हिप भी जारी कर दिया गया है और तमाम सांसदों को ये कहा गया है कि वो इस दौरान मौजूद रहे। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। लोकसभा से दिल्ली सेवा बिल को हरी झंडी मिल चुकी है। आपको बता दें कि ये वही बिल है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कई राज्यों में पहुंची। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, अग्नि परीक्षा ये होगी आम आदमी पार्टी के लिए। लोकसभा से जिस तरीके से दिल्ली सेवा बिल पास हुआ, हरी झंडी मिली, लेकिन आज राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा। यही वजह है कि व्हिप भी जारी कर दिया है कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। पीयूष, चलिए फिलहाल उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली सेवा बिल। और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि लोकसभा से दिल्ली सेवा बिल हाल ही में पास हुआ था और बाकायदा आपने देखा कि किस तरीके से तमाम विपक्षी सांसदों ने इस बिल का विरोध किया था। तो वहीं देखिए लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली सेवा बिल। पीयूष, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा है किस तरीके से हाल ही में दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा से पास कराया गया, चूंकि उस दौरान भी तमाम विपक्षी सांसदों ने इस बिल का विरोध किया था। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से अधीर रंजन चौधरी की बात करें, गौरव गोगोई की बात करें, इस बिल को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा था कि संविधान ने केंद्र सरकार को भी अधिकार दिए हैं कि हम दिल्ली को लेकर कोई भी बिल ला सकते हैं। ऐसे में आज राज्यसभा में भी चूंकि इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि इस बिल को वो पास नहीं करा पाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस बिल को पास कराने के लिए करीब 119 जो सांसदों का मत है वो कहीं ना कहीं चाहिए होता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अस्वस्थ है, क्योंकि वाईएसआर की बात करें, बीजेडी की बात करें, टीडीपी की बात करें, इसके साथ ही 2 निर्दलीय जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं इस बिल पर। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा से इस बिल है वो मानसून सत्र के बचे हुई अवधि के लिए चूंकि पहले से ही उन्हें बाहर किया गया है, यानी कि सस्पेंड किया गया है। लेकिन जो राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता है, इसके साथ ही अगर हम बात करें राघव चड्ढा है, वो लोग कहीं ना कहीं राज्यसभा में मौजूद रहेंगे और निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो इस बिल का विरोध जो है वो राज्यसभा के सांसद, खासतौर पर विपक्ष के जितने सांसद हैं वो इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, आसानी से राज्यसभा से जो सरकार है वो इस बिल को पास करा लेगी। ऐसे में एक दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच यहाँ पर लोकसभा से भले ही हरी झंडी मिल गई, अब देखना होगा क्या राज्यसभा से हरी झंडी मिलती है कि नहीं। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। मणिपुर के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी और इस दौरान क्या कुछ सामने आता है ये देखना होगा। मणिपुर इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। पीयूष, आज जानकारी दीजिए कितने बजे सुनवाई होगी।
बिल्कुल अगर हम बात करें तो आपने देखा कि खासतौर पे मणिपुर हिंसा मामले में लगातार केंद्र सरकार की ओर से कार्रवाई हो रही है। मणिपुर सरकार भी दावे कर रही है कि हम पूरी तरीके से वहाँ पे शांति बहाली के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब से मणिपुर हिंसा मामले में एक वीडियो वायरल हुई, खासतौर पर जो महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई, उस वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे राज्य सरकार को भी कहा था और केंद्र सरकार को भी कहा था कि अगर स्थितियाँ वहाँ पे वो लोग नहीं बेहतर कर सकते हैं तो हम इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं संज्ञान लेकर आदेश जारी कर सकते हैं। और इस पूरे मामले में लगातार एक के बाद एक मणिपुर हिंसा मामले में सुनवाई हुई, चूंकि आज तमाम याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है, क्योंकि एक साथ कहीं ना कहीं इन तमाम याचिकाओं को क्लब किया गया है। यानी कि जो मणिपुर हिंसा को लेकर याचिकाएं डाली गई हैं, उन सभी याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई होगी। इसके साथ ही जो मणिपुर के डीजीपी हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था, तो आज मणिपुर के जो डीजीपी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं और बता सकते हैं कि मणिपुर में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मणिपुर प्रशासन की ओर से और खासतौर पर पुलिस की ओर से क्या कुछ कवायद की जा रही है। इसके साथ ही ये भी ब्यौरा दे सकते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में खासतौर पर मणिपुर हिंसा की अगर हम बात करें, पूरी तरीके से अब तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई है। इसके साथ ही आपने देखा कि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे ये पूछा था कि जो वीडियो कहा जा रहा है कि पुराना है, 2 महीने पुराना है, वायरल वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, लेकिन इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो लेट लतीफी क्यों की गई और एफआईआर लेट क्यों दर्ज किया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि इस पूरे मामले को जब सोशल मीडिया पर उठाया गया तब क्यों इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले इन आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं सरकार ने की। तो निश्चित रूप से तमाम जो प्रश्न चिन्ह है वो खड़े किए थे सुप्रीम कोर्ट ने। और ऐसे में आज जब डीजीपी मणिपुर के पूरी तरीके से यहाँ पे पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो मणिपुर प्रशासन की ओर से क्या कुछ कवायद की जा रही है मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए, खासतौर पे शांति व्यवस्था बनाने के लिए, इसको लेकर अपना जवाब जो है वो मणिपुर के डीजीपी दे सकते हैं। चूंकि फिजिकल रूप से मणिपुर के डीजीपी को यहाँ पे पेश होना है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार तल्ख टिप्पणी की थी। ऐसे में आज देखने वाली बात होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहने वाला है, खासतौर पर मणिपुर हिंसा की अगर हम बात करें तो। अगर मणिपुर हिंसा की बात करें तो जिस तरीके से केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां इस पर अलर्ट मोड पर है, सतर्कता बरत रही है और पूरी तरीके से वहां पे शांति व्यवस्था किस तरीके से कायम कराया जा सके, इसको लेकर वहां पे काम किया जा रहा है। लगातार गृह मंत्रालय की इस पर नजर बनी हुई है। आपने देखा कि ठीक है पीयूष, अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सवाल डीजीपी से किए जाते हैं और इस दौरान क्या कुछ जवाब डीजीपी की तरफ से दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिली अनुप्रिया पटेल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। अनुप्रिया पटेल के साथ पति आशीष पटेल भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई, लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई। ये सूत्र के हवाले से फिलहाल जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। तो यहाँ पर जेपी नड्डा से मुलाकात की है अनुप्रिया पटेल ने। अनुप्रिया पटेल के साथ उनके पति आशीष पटेल भी मौजूद रहे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर यहां बातचीत की गई है, ये सूत्र के हवाले से खबर है। तो सफलता की ओर चंद्रयान 3 है, चांद का चक्कर लगाते हुए करीब पहुंचा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 से ली गई चंद्रमा की पहली तस्वीर, चंद्रमा की ऑर्बिट में एंट्री करते हुए वीडियो को शूट किया गया। 5 अगस्त को चंद्रा कक्षा सम्मेलन यानी कि LOI के दौरान चंद्रयान 3 द्वारा ली गई है। इसरो ने ये जानकारी दी है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 23 अगस्त वो तारीख जब चंद्रमा पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। लखनऊ से खबर है, जहां नगर निगम के सभी 9 अस्पताल फिर होंगे शुरू। अस्पतालों को फिर से शुरू करने की हो रही है तैयारी। नगर निगम के हैं कुल 9 अस्पताल और डिस्पेंसरी। सभी डिस्पेंसरी के बारे में स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। नगर आयुक्त पार्षदों के प्रयास से शुरू होंगे अस्पताल। आगरा से खबर है, जहां मंदिर में कावड़ चढ़ाने के दौरान हुआ हादसा। मंदिर की छत गिरने से एक की मौत हो गई है, 7 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है, रेस्क्यू जारी है। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने अस्पताल
तो इसी बीच बड़ी खबर आपको दे दें, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी गई थी, जिसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल किया जाए। हालांकि ये बड़ी खबर है जहां राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। करते हैं बड़ी खबर से, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। सदस्यता बहाली की अधिसूचना जारी हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। मोदी सरदेव मामले में राहुल गांधी को हुई थी 2 साल की सजा, ये बड़ी जानकारी। और आपको बता दें कि अब संसद की कार्यवाही में वो शामिल हो सकेंगे और ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कल से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। अब ऐसे में राहुल गांधी का संसद में होना अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए जीत का दम जैसा भरने वाला काम होगा। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर जीत नहीं होगी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, लेकिन यह अविश्वास जो प्रस्ताव है वो इसलिए जारी किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोल सके, लेकिन अब राहुल गांधी इस दौरान शामिल होंगे। पीयूष हमारे संवाददाता बने हुए हैं। पीयूष, यहां पर राहुल गांधी की जो सांसदी है वो बहाल हो चुकी है और अब ये एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर भी कांग्रेस मनाएगी क्योंकि यहां पर संसद की कार्यवाही में अब राहुल गांधी शामिल होंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लोकसभा सचिवालय की ओर से बाकायदा अधिसूचना जारी की गई है कि जो राहुल गांधी की सदस्यता है वो बहाल की जा रही है। चूंकि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी खासतौर पे राहुल गांधी को राहत देते हुए सुनाया था और सीधे तौर पे जो गुजरात कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली थी, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है वो खारिज हो गई थी, यानी कि वो अयोग्य घोषित हो गए थे। और आज कहीं न कहीं चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जब सुनवाई की थी तो राहुल गांधी को राहत दी थी और आज लोकसभा की ओर सचिवालय की ओर से सीधे तौर पे राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी क्या राहुल गांधी आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सीधे तौर पे राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूं और मेरे दिमाग में वो चीजें चल रही हैं कि मुझे आगे क्या करना है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर जरूर कांग्रेस पार्टी इसे देख रही है। हालांकि कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और आपने देखा कि जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से लगातार जो विपक्षी दल है वो खासतौर पर मणिपुर हिंसा मामले में सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर आक्रामक रूप में नजर आ रही है। ऐसे में जब राहुल गांधी अगर सदन की कार्यवाही में आज या कल संभवतः हिस्सा लेते हैं तो निश्चित रूप से वो आक्रामक रूप से सरकार को घेरने का काम कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जो विपक्षी दल हैं वो रणनीति बना रहे हैं किस तरीके से खासतौर पे मणिपुर हिंसा मामले में सरकार को घेरा जा सके। इसके अलावा आपने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कहीं न कहीं आज रूप से काफी राहत भरी खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो आज भी जो राज्यसभा की अगर हम बात करें उसमें दिल्ली सेवा बिल भी पास होना है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध करेगी। लेकिन चूंकि लोकसभा में आज राहुल गांधी पहुंच सकते हैं या संभवतः कल पहुंच सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और कहीं न कहीं सरकार को घेरने की रणनीति जो है वो लगातार बनाई ही जा रही है। और देखने वाली बात होगी कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो राहुल गांधी अगर हिस्सा लेते हैं तो किन विषयों को लेकर वो सदन में मुद्दा उठाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब जोश यहाँ पर कांग्रेस पार्टियों में देखने को मिलेगा पीयूष, क्योंकि उनका पहले से ये मकसद था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद कि उनकी सांसदी जो है वो बहाल की जाए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि जब उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी और संसद सदस्यता उनकी चली गई थी तो 24 घंटे के अंदर ये बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संसद जो सदस्यता है उसको एक तरीके से कहा जाए तो वो हटा दी गई थी। लेकिन अब क्योंकि देखिए ये बहाली की जो ये बड़ी कार्रवाई है और यहाँ पर अब देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से तमाम मुद्दों को उठाती नजर आएगी, क्योंकि ये मंशा थी कांग्रेस की कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले संसद सदस्यता बहाली का ये बड़ा फैसला हो जाए ताकि राहुल गांधी वहां पर मौजूद रहे और कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जाएं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी यही आरोप भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पे केंद्र सरकार पर लगा रही है। यूं कहें कि लोकसभा स्पीकर को भी कहीं न कहीं कटघरे में एक तरीके से खड़ा किया जा रहा है कि जब राहुल गांधी की सदस्यता गई और वो अयोग्य करार दिए गए लोकसभा से और उसके बाद जिस तरीके से कार्यवाही हुई, जिस तरीके से तेजी लाई गई खासतौर पे इनको अयोग्य घोषित करने में, या यूं कहें कि जब इनको सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा तो
काफी तेजी कहीं ना कहीं इस दौरान प्रक्रियाओं में लाया गया। हो सकता है कि संभवतः थोड़ा बहुत लेट जरूर किया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से उस दौरान तेजी लाई गई, शायद इस सदस्यता बहाल होने के बाद कहीं ना कहीं उस तरीके की तेजी सरकार नहीं दिखा रही है, यही कहें कि लोकसभा नहीं दिखा रहा है। ऐसे में तमाम जो प्रश्न चिन्ह है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से जरूर खड़े किए जा रहे हैं। खासतौर पे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे प्रमोद तिवारी की बात करें, अधीर रंजन चौधरी की बात करें या अन्य नेताओं की भी बात करें, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी राहत जरूर सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई थी और राहुल गांधी लोकसभा के लिए योग्य घोषित हो गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात है कि उनके जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं, राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब सदन में गरजते हुए नजर आएंगे और पिछली बार की तरह कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आएंगे। और निश्चित रूप से जब पार्टी का कोई चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी हम तक साझा की। तो ये बड़ी खबर है। तो आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों के हंगामे के पूरे आसार हैं। सीएम ने विपक्षी दलों से चर्चा का आह्वान भी किया है, लेकिन मॉनसून सत्र से पहले सीएम योगी का संबोधन इस दौरान हुआ और विपक्षी दलों से सूखे बाढ़ पर चर्चा का आह्वान किया गया। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश। सत्र से पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास सपा विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि हंगामा सत्र से पहले ही शुरू हो गया है। मॉनसून सत्र का आज से आगाज है। 11 बजे कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तमाम जो सपा के विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने। यहाँ पर तख्तियां लेकर प्रदर्शन वो करते नजर आ रहे हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाती यहाँ पर सपा नजर आएगी। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और हंगामे के पूरे आसार हैं। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास सपा विधायकों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। 11 बजे यानी कि कुछ ही मिनटों बाद जो कार्यवाही है उसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह अपील की है कि शांतिपूर्वक चर्चा की जाए, लेकिन यहां पर सपा किसी और ही मूड में नजर आ रही है, क्योंकि सपा की तरफ से पहले तो विधानमंडल दल की बैठक की जाती है और उसके बाद रणनीति बनाई जाती है और उस रणनीति के तहत कहीं ना कहीं ये निश्चय किया जाता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सपा आवाज उठाएगी। अब ये देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तमाम सपा के विधायकों को आप देख सकते हैं, तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं। ये देखो भाजपा का खेल, महंगा डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, इस तरीके की तख्तियों पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन तख्तियों के साथ ये विधायक पहुंच चुके हैं और यहाँ प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। तो कुछ विधायक जो साइकिल पर सवार होकर पहुंचे, टमाटर की माला पहनकर पहुंचे, वो इसीलिए क्योंकि टमाटर महंगे हो रहे हैं। तो साफ तौर पर ये तो निश्चय है कि महंगाई को लेकर यहाँ पर मुद्दा उठाया जाएगा और हंगामेदार ये सत्र रह सकता है। गई है और अब ये भी देखना है कि कुछ लोगों के खिलाफ हुआ है तो उनकी सजा जाएगी कि नहीं जाएगी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आज महंगाई चरम सीमा पर है। बेरोजगारी कैसे खत्म हो, रोजगार कैसे मिले, उस दिशा में सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। आज रो रही है, बिजली है नहीं और बिजली कितना पड़ रहा है, बिजली का संकट है। किसान का संकट इसलिए है कि उसकी होने जा रहा है सूखा से। क्या सरकार उसके लिए मदद के लिए तैयार है? एक मंडी उत्तर प्रदेश में नहीं खोली सरकार ने। जो मंडियां खुली भी थी, मंडियां खुली। कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जी का सवाल है, सदस्यता बहाल, बधाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई और लोकतंत्र का भरोसा बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का
असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही है सर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपको साउंड दिखता है, मुसलमानों का एक तरफा वोट मिला है, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया आपने। आवाम जानती है कौन किसके लिए काम कर रहा है। उन्होंने ये बात भी कहा कि आप साउंड के मुद्दे को खाली उठा रहे हैं, खाली साउंड के मुद्दे को उठा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर साफ तौर पर अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कई मुद्दों को उठाया है कि किस तरीके से महंगाई लगातार अपने चरम पर है और यही वजह है कि ये तख्तियां लेकर सपा के विधायक पहुंचे हैं। प्रदर्शन यहां पर इनके द्वारा किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास सपा विधायकों का प्रदर्शन। हालांकि आपको बता दें कि 11 बजे विधानसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले ये आह्वान किया था कि आप आइए, चर्चा कीजिए, हंगामा ना हो। लेकिन जिस तरीके से सपा के तमाम विधायक पहुंचे हैं, पूरे आसार हंगामे के हैं। अब ऐसे में देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से टमाटर की माला पहने साइकिल पर सवार होकर सपा विधायक पहुंचे। एसके हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके, आप जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है सपा विधायकों के द्वारा। चूंकि मैं दूसरे गेट पर हूं जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एंटर करने वाले हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। हम उनकी बातचीत को सुना रहे थे कि किस तरीके से वो हमलावर हैं और सीधे तौर पर कहीं न कहीं उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि समाजवादी पार्टी सरकार को सदन में घेरेगी। और कहीं न कहीं जिस तरीके से उनके बयान अभी वो बोल रहे थे, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बात रखी, महंगाई को लेकर उन्होंने बात रखी, साथ ही साथ जिस तरीके से मणिपुर के मामले को भी अखिलेश यादव ने उठाने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पर इससे ये चीजें स्पष्ट हैं कि अंदर भी समाजवादी पार्टी कुछ इस तरीके के जो बयान है वो देगी, जिससे कहीं न कहीं सदन में हंगामा होने के आसार हैं। हालांकि अभी हमने जो मनोज पांडे मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी है उनसे भी अलग तौर पर बात की थी, जिससे कि उनका कहना है कि कहीं न कहीं जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे जो मामले हैं, उनको लेकर हम अपनी बात रखेंगे और ये सारी चीजें हम सदन में उठाएंगे। और इन मुद्दों को लेकर अगर कोई कहता है ये हंगामा है, तो ये हंगामा नहीं, ये हमारे अपनी आवाज है। हम पार्टी के जरिए लोगों की आवाज रखने की बात कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई है। अपने विधायकों को, अपने जो मंत्री हैं उनको कहा गया है कि जो भी सवाल आते हैं उनके जवाब दिए जाए, किसी भी चीज का संयम रखकर जवाब दिया जाए, कोई ऐसी बात ना बोली सदन में जाए जिससे कि कहीं न कहीं माहौल बिगड़ सकता हो। तो निश्चित तौर पर जो चीजें हैं वो लगातार सरकार अपने हैंड पर कोशिश कर रही है कि तेजी के साथ उनको पूरा किया जाए और कहीं न कहीं इसके जरिए से एक मैसेज देने की कोशिश सरकार की होगी कि वो चाहती है सदन चले और सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल। और इस प्रदर्शन में कौन कौन पहुंचे हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पर स्वयं प्रसाद मौर्य भी नजर आ रहे हैं और फिलहाल विधानसभा में क्योंकि पहुंचना भी शुरू हो गया, अखिलेश यादव खुद पहुंचे हैं, बयान भी दिया है उन्होंने कि किस तरीके के जो मुद्दे हैं वो उठाने वाले, कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी उन्होंने जता दिया है। फिलहाल कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अंदर पहुंच चुके हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर सदन की कार्यवाही में पहुंच चुके हैं। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सदन की कार्यवाही में पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे सदन की कार्यवाही में पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ लगातार जो विधायक हैं, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों का सदन पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और कहीं न कहीं एक कोशिश भी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अपने विधानमंडल दल की बैठक करके विधायकों को बोला गया था कि सदन की कार्यवाही में वो उपस्थित रहें और कुछ क्षणों के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, कहीं न कहीं अपनी जो चीजें हैं वो उठाने की कोशिश कर रहा, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो टमाटर की माला पहनकर पहुंचे हैं, तो कहीं न कहीं उसके जरिए एक मैसेज देने की भी कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से भी होगी और कहीं न कहीं एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी होगी कि सदन की कार्यवाही क्योंकि 5 दिन चलनी है, तो 5 दिनों तक इसको सुचारू रूप से चला दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधेयक और अध्यादेश हैं जो सदन में रखे जाने हैं, कहीं न कहीं उनको इस दौरान पास कराने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।
बिल्कुल एसके, और पूरे आसार हैं कि हंगामा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब तख्तियां लेकर सपा विधायक पहुंच गए हैं, प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है और उन तख्तियों पे लिखा गया है कि डीजल महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, महिला की सुरक्षा को लेकर कई तरीके के सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से विधानमंडल की बैठक कल सपा की तरफ से की गई थी, तो पूरी रणनीति उस दौरान बन चुकी है कि कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अपने विधायक और साथ ही साथ अपने सहयोगी दल जो समाजवादी पार्टी के हैं उत्तर प्रदेश में आरएलडी, और उसके अलावा जो अपना दल कमेरावादी है जो सपा के साथ है, वो मिलकर कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे जिनसे कहीं न कहीं एक मैसेज 2024 के लिए दिया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, खासतौर पर जो 2024 को लेकर हो। यही एक वजह है कि हर उस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि सदन 5 दिन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, इसकी मांग भी सपा की तरफ जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए थोड़ी देर बाद वो मीडिया से बात करने जा रहे हैं। उन काफिला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो विधानसभा के अंदर पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री थोड़ी देर में वो तस्वीरें हम तौर पर दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में मीडिया से करेंगे। ठीक है, वो हर एक चीज बताना, लेकिन एसके कितने ऐसे बिल हैं जो इस सदन के दौरान पास होने हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल करीब 2 दर्जन ऐसे बिल हैं जिनको आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सदन के पटल पर रखा जाएगा। हालांकि इस दौरान जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो निधन निर्देश बिल आएगी, ऐसे विधायक जिनका निधन इस दौरान हो चुका है पिछले सत्र से इस सत्र के बीच में, उनको लेकर, जिसमें पूर्व विधायक अतीक अहमद भी ठीक है, इसके बने रहिएगा और इसकी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अब तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ गई हैं कि कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है। लगभग 6 माह के अंदर यहां पर आज दोनों सदन की कार्रवाई प्रारंभ होगी। मैं इस अवसर पर सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं। सभी माननीय सदस्यों को यह एक अवसर होता है जब अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के विधायिका के इस महत्वपूर्ण मंच पर वह जनमानस से, आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं को रख सके, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी सरकार की ओर से हमने एक स्वस्थ चर्चा को, जिसके लिए हमारे सदन को जाना जाना चाहिए, इसके लिए आमंत्रित किया। और मैं इस बात के लिए फिर आह्वान करूंगा कि हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 6 वर्षों के दौरान प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने कुत्सित राजनीतिक कारणों से जो पहचान का संकट खड़ा हो गया था, उस पहचान के संकट से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में पूरी सफलता प्राप्त हुई है। एक तरफ जहां इसे आगे बढ़ाने में पिछले 6 वर्ष के अंदर सफलता प्राप्त हुई, वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने,
प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। बीमारू राज्य की श्रेणी से उत्तर प्रदेश उभर करके देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार उन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कार्य करने को तैयार, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर पश्चिम के कुछ जनपदों में जहां बाढ़ के प्रकोप से वहां की जनता एक बार प्रभावित हुई है, वहीं प्रदेश के 40 से अधिक जनपद ऐसे हैं जहां पे सूखे की समस्या एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है। हमने आह्वान किया है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी इस पे अनुमति देंगे और विपक्ष के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इसमें सहमत होंगे तो सदन में हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बाढ़ और सूखे की समस्या और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रख करके सदन को एक स्वस्थ चर्चा, परिचर्चा का केंद्र बनाएंगे और एक सार्थक चर्चा के माध्यम से विधायिका को और पुष्ट करने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से विधानमंडल की इस कार्रवाई के प्रथम दिन के अवसर पर आगत सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप माननीय सदस्यों को सदन के फ्लोर पर अपनी बात वे प्रभावी ढंग से रखेंगे। इसमें सरकार उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देगी और सरकार उसमें हर प्रश्न का जवाब भी देने को तैयार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सदन में सार्थक चर्चा हो और इसकी अपील यहां पर तमाम विपक्षी विधायकों को कहा है और ये कहा है कि सूखे पर चर्चा करेंगे, उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए